बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। सबसे पहले अच्छी खबरें आपको सुनाते हैं क्योंकि हमारी कौम को इतनी बुरी खबरें मिल चुकी हैं कि अब मेरा ख्याल है नाइंसाफ़ी होगी अगर हम अच्छी खबरें जो कि बहुत कम होती है उनको सेलिब्रेट ना करें, उनको आपके साथ शेयर ना करें। और वो अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी फतह हासिल कर ली है, गोरों को शिकस्त दी है और शिकस्त फाश देते हुए पाकिस्तान ने 60 साल में ये पहली तारीखी फतह हासिल की है। 3-0 की बढ़तरी के साथ तीनों टेस्ट मैच पाकिस्तान ने इसमें जीते हैं और पाकिस्तान की ये शानदार फतह पाकिस्तान की अजीम टीम के हवाले से मंसूब है और उनकी वजह से ये मुमकिन हुई है। बहरहाल ये जो फतह थी क्रिकेट के हवाले से, इसको पाकिस्तान की कौम, हम सब पूरी कौम जो है ये इसको शेयर कर रही है, इसको मना रही है और हम भी अपनी पूरी कौम को इस पे मुबारकबाद पेश करते हैं और इस अच्छी खबर को जितना हो सके उतना सेलिब्रेट करना चाहिए। जितने भी इल्ज़ामात पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे कुछ अरसे में लगे मैच फिक्सिंग के हवाले से, और 3 हमारे जो बॉलर्स थे वो ज़ेरे अताब भी आए, उनको सज़ा भी हुई, लेकिन आज लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वो तमाम जो दाग थे वो धो दिए हैं। अब दुनिया किन लफ्ज़ों में पाकिस्तान की इस टीम को सेलिब्रेट करी, उनकी फतह को, बड़े अनोखे अल्फाज हैं, बड़ी अनोखी फतह है और हम सबको इसको सेलिब्रेट मिलकर करना चाहिए। ये तो अच्छी खबर है और इस अच्छी खबर के बाद बहुत सी बुरी खबरें भी हैं। बुरी खबर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान की सियासत और समाज के हवाले में बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। हमसे बार बार लोग कहते हैं कि आप अच्छी बातें कम डिस्कस करते हैं, बुरी ज़्यादा करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छा और बुरा इनका साथ साथ है और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुआशरे को बेहतर बनाना है। लेकिन आज जबकि हम ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर 20वीं तरमीम के हवाले से मुज़ाकरात जारी हैं। आज सवेरे सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के 28 अरकान पार्लियामेंट को की रुकनीत को मुअत्तल किया क्योंकि वो तमाम अरकान जो थे वो इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं था और उसके मुकम्मल होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको मुअत्तल किया है उनकी रुकनीत को। अब उसको भी तरतीब देना है और 20वीं तरमीम इसीलिए ज़रूरी है। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुज़ाकरात इस हवाले से पार्लियामेंट हाउस में चल रहे हैं और दोनों पार्टियां आमने सामने बैठी हैं, इस मामले पे बात कर रही हैं। हमारा आज का जो मौजू है वो है कि जमहूरियत को, क्योंकि आप सुनते रहे पिछले कुछ अरसे में बार बार कहा जाता है जमहूरियत को इस चीज़ से साजिश खतरा है, इस चीज़ से खतरा है, जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है। बिलाशुबा पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत इतनी मजबूत और मुस्तहकम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्या नाअहली, बदइंतज़ामी और जो करप्शन है उसकी वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत को खतरा नहीं है। इसी पे आज हम बात करेंगे। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि हम आपके साथ शेयर करते चले। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं लेकिन हम उस पर बिल्कुल बात नहीं कर रहे। बहुत से सवालात उस पर उठाए जाते हैं, उठाए जा सकते हैं, हम उस हवाले से बात नहीं करेंगे। हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत के आदाद व शुमार जो कि अब तक सामने आए हैं बदउनवानी के हवाले से और नाअहली के हवाले से। पाकिस्तान के सरकारी इदारों में सालाना 600 अरब रुपए से जायद का नुकसान हो रहा है। इन इदारों में पेप्को है, PIA है, पाकिस्तान स्टील मिल है, रेलवेज और दूसरे कई इदारे हैं जिनमें नुकसान है। माली साल 2011-12 में पाकिस्तान रेलवे को 35 अरब रुपए के खसारे का सामना हुआ और यह भी आपको बता दें कि FBR की जो करप्शन है वो 500 अरब रुपए है। टोटल 1100 अरब रुपए का खसारा पाकिस्तान को पिछले साल में हुआ है। रेलवे की आमदनी का 82% मुलाजमीन की तनख्वाहों और मराहत में निकल जाता है, जबकि हिंदुस्तान में यह शरह सिर्फ और सिर्फ 57% है। इसके अलावा जो रेलवे की जमीन है वो तकरीबन उसके ऊपर जो कब्जा माफिया है उससे नुकसान 10 अरब रुपए का है और यह नुकसान पाकिस्तान के कौमी खजाने को उठाना पड़ रहा है। PIA का खसारा 2011 के दौरान 100 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। 2011 के दौरान PIA की परवाजों के वक्त की पाबंदी 65% रही जो 2007 में 81% थी और कुल जो फ्लीट है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का उसमें निस्फ जो जहाज हैं, आधे जहाज खराब पड़े हैं, बेकार पड़े हैं। हाल ही में यूरोप और अरब ममालिक में PIA को अपनी नाअहली की वजह से भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ा और 2011 के आखिरी 2 महीनों यानी पिछले दिसंबर और नवंबर में 1000 से जायद परवाजें मुलतवी हुई हैं। पाकिस्तान स्टील मिल, एक और बड़ा इदारा जो पाकिस्तान का किसी जमाने में कमाऊ पूत होता था, इसका कुल खजारा
110 अरब रुपए को पहुंच चुका है सालाना खसारा। और साल 2011 के दौरान खाम माल की कमी की वजह से इसकी पैदावारी सलाहियत जो है वो 20% तक पहुंच गई, जो कि कम तरीन सतह है। इसी तरह गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने कोई नुकसान तो नहीं उठाया, लेकिन उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं 2007 में 3% थे, बढ़कर 2011 में 10% हो गए, और इसकी कीमत भी अरबों में बनती है। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी रोजाना सालाना नहीं, रोजाना 1 अरब रुपए का नुकसान कर रही है। इसके बावजूद 2011 के दौरान बिजली के निर्खों में माहाना 2% का इजाफा हुआ। सार्फिन फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफी रकम भी दे रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों में 473 अरब रुपए के लाइन लॉसेज हुए। ये खुद अब से थोड़ी देर पहले जनाब नवीद कमर साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर यह फिगर बताया कि 473 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इसी तरह वजीर दिफा अहमद मुख्तार साहब ने अब से थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली के अंदर ये कहा है कि अगर PIA उनके रिजाइन करने से बेहतर हो सकती है तो वो रिजाइन करने को तैयार है। ये बड़े संजीदा और सेंसिटिव मौजूआत है, इस पर हम बात करेंगे। कहाँ कहाँ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, पाकिस्तान की पार्लियामेंट से बाहर लोग, हुकूमत से जुड़े हुए लोग या बाकी इदारों से जुड़े हुए लोग, उनकी जिम्मेदारी क्या है? क्या इससे जमहूरियत को खतरा नहीं है? यही आज का सवाल है जिस पे हम बात करें। हमारे साथ मौजूद है इकबाल जफर झगड़ा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है। हमारे साथ लाहौर से मौजूद होगी जनाब मोहतरमा उज़मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई रुकने असेंबली है, बड़ी वोकल है माशाल्लाह, बहुत दबंग बोलती हैं। फारूक अमजद मीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के नहीं, सॉरी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा है और साबिक रुकने असेंबली भी रहे। इनकी भी गहरी निगाह है पाकिस्तान की सियासत और मईशत के ऊपर। हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शाहिद सैयद साहब, ANP अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा है, और इनसे भी हम बात करेंगे आज इस हवाले से, बदउनवानी के हवाले से, और सेनेट इंतखाबात भी कहीं ना कहीं आएंगे, उनको भी टिकट मिल रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आवरी का। मैं सबसे पहले झगड़ा साहब आपसे आगाज करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप बताइए कि ये सब सूरत हाल जो हमने बताई है, 1100 अरब रुपए का सालाना नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है? शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुक्मरान जमात जो है, यकीनन इसकी ज़िम्मेदारी उन पर आती है, क्योंकि बहैसियत हज़्ब इख्तिलाफ हमने तकरीबन हर साल उसकी निशानदही की है। और ये हमने उनको बाकायदा, अगर आपको याद हो कि जब हमने इनको एक 10 पॉइंट्स एजेंडा दिया था जिसके ऊपर वो उनको हमने इम्प्रूवमेंट के लिए कहा था, तो टॉप जो थी वो करप्शन थी, और उसमें डार साहब ने बाकायदा फिगर्स कोट की थी कि FBR इतना लॉस कर रही है, फलानी जगह इतने लॉसेस हो रहे हैं, और अगर इन लॉसेस को हम मेकअप कर लें तो मेरे ख्याल में कि हमें बाहर किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो थ्रस्ट था वो इसी पे था कि पाकिस्तान में सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है वो करप्शन को ख़त्म के खात्मे को देनी चाहिए, ताकि अगर हम इसको कंट्रोल कर लें तो बाकी इश्यूज बहुत चैलेंजिंग हैं, लेकिन वो साथ ही साथ हम डील कर सकते हैं उनको। अच्छा झगड़ा साहब, इसके ऊपर जो है ना, वो अपोजिशन का भी उतना ही किरदार है, क्योंकि बरतानिया के अंदर हमने देखा कि जब उनका बजट खसारा बहुत बढ़ गया पिछले साल, तो उनकी अपोजिशन और हुकूमत मिलके बैठ गए और एक फार्मूला उन्होंने बनाया, उसके ऊपर काम किया। बहरहाल मैं इस बात को आगे बढ़ाती हूँ। इसमें मैं ये ऐड कर दूं कि यही हमने कोशिश की थी, जब मैंने आपको कहा कि हमने सजेस्ट किया 10 पॉइंट कि हम मिलके इसको सॉर्ट आउट करें और इस बहरान से मुल्क को निकालें। अच्छा, ये तो प्रोग्राम में आगे झगड़ा साहब आगे बढ़ेंगे तो फिर पता लगेगा कि अपोजिशन जो कि एक शैडो कैबिनेट होती है उसने क्या काम किया है। फारूक अमजद मीर साहब, पाकिस्तान के करप्शन के हवाले से आपकी पार्टी का तो बड़ा ही अहम किरदार रहा है और बड़ी आवाज है, गो क्या आप पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान अथाह गहराइयों में करप्शन की घिर चुका है, और अगर घिर चुका है तो उसको क्या सारी जमातें मिलकर कम नहीं कर सकती? देखें, अभी आपने जो क्रिकेट टीम की मिसाल दी, मैं बात वहां से शुरू करता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, आज की क्रिकेट टीम में और 2 साल पहले में फर्क सिर्फ एक है कि जिन लोगों ने करप्शन की उनको जेल भेज दिया गया, बाकी सारे सीधे हो गए, अपने टैलेंट के मुताबिक खेले। तो दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम जो है इंग्लैंड, उसको इन्होंने कैसी आसानी से हराया, ये सबके सामने है। और लीडर वो होता है जो आने वाली चीजों को पहले देखे। आज जब करप्शन में कौम डूब चुकी है इस हुकूमत की वजह से सर तक, अब देख के जो पार्टियां कह रही हैं कि ये पाकिस्तान का नंबर 1 मसला है, उनको सबक सीखना चाहिए इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से।
1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला जो है वो करप्शन है। उस वक्त लोगों ने मजाक उड़ाया, बात नहीं मानी। आज जो है वो ये सारा पाकिस्तान मानता है कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला जो है वो करप्शन है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि करप्शन को अगर हम दूर कर लें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह ही इस वक्त भी दुनिया में बहुत आगे जा सकता है। लेकिन बात यह है कि वो लोग जो करप्शन में पहले खुद मुलविस रहे हैं, जिनके आज भी पता नहीं है कि इंग्लैंड में और सऊदी अरब में असासे खरबों रुपए के कैसे बन गए, अगर वो पाकिस्तान में कमाए नहीं गए और यहां से बाहर नहीं ले जाए गए, तो फिर जो है उनके मुंह से ये बात सुनते हुए अजीब सा लगता है। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उस हुकूमत का ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूं कि सारों को बड़ा वाज़ेह है। देखें, ये करप्ट हैं कि नहीं है कौम जानती है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जिससे बात उसने शिकायत जरूर की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ऊपर की क़यादत है, जो इस वक्त मुल्क में हुक्मरानी कर रही है, और खास तौर पे जो हमारे वजीर आजम हैं उनके बारे में और उनके खानदान के बारे में जिस तरीके के किस्से मशहूर हैं, मैं ये समझता हूं अगर इस पार्टी को मुल्क बचाना होता और चलाना होता तो कभी इससे शख्स को वजीर आजम ना रहने देते, बल्कि कभी ऐसे शख्स को पाकिस्तान का सदर मुंतखब ना करते। अच्छा, ये है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ का तो हमने इसके ऊपर जो स्टांस है वो ले लिया। अब मैं क्विकली शाहिद सैयद साहब के पास आऊंगी, और उज़मा मुझे पता है कि उस वक्त काफी जवाब देने की कोशिश में है, थोड़ा सा सब्र और कीजिए। शाहिद सैयद साहब, सिंध के अंदर करप्शन अपने इंतहा को पहुंच चुकी है, उसके बारे में भी बात आई है, और सबसे ज्यादा जो करप्ट शोबा है पाकिस्तान का वो पुलिस है, नंबर 1, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। सो क्या आपको नहीं लगता लाकानूनियत जो सिंध के अंदर है उसकी जिम्मेदारी पुलिस की, और पुलिस जो है वो हुकूमत के अंदर है, हुकूमत जो है वो आपकी इत्तेहादी जमातों की है? सो क्या कहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो बातें हैं ये हकीकतें हैं, हम अगर इससे मुंह मोड़ेंगे तो और बोले कि हमें नज़र नहीं आता तो ये गलत है। करप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी वजूहात मेरे ख्याल में ये है कि जितने भी अदवार पहले गुजरे हैं, एहतसाब जब भी हुआ है, अगर कोई आदमी जैसे मुशर्रफ के दौर में अगर एहतसाब जो मुशर्रफ की पार्टी में जाता था तो वो वाश हो जाता था, चाहे उसके ऊपर करोड़ों रुपए, चाहे उसके ऊपर मर्डर केस है, चाहे कुछ भी किया है। मैं तो जिस प्रेमिस में बैठा हूँ यहाँ पे तो जितना बड़ा कातिल होता है उसको बड़ी पोस्ट मिल जाती है, यहाँ जो बड़ा करप्शन करता है उसको इनामातों से नवाजा जाता है। यहाँ तो आज दिन तक हमें पता नहीं चला कि कातिल कौन है, बदमाश कौन है, करप्शन किसने किया, जिसने किया। यहाँ पे फ़र्क मिट गया। यहाँ तो सिर्फ सियासी स्कोरिंग की चक्कर होती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो नवाज शरीफ वालों को चोर कहेगा, नवाज शरीफ कहेगा तो वो उसको कहेगा मेरी हुकूमत तो मैं आपको कहूँगा, आपकी हुकूमत तो मेरे को। यहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए, वो हर इदारे का हो, हर शख्स का हो, और पहले मेरे घर से शुरू करें। मेरे तो बरमला अगर कराची के हालात में भी थी और अगर करप्शन भी आती तो सबसे पहले मेरा हिसाब चेक करें, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पे हर आदमी का, हर इदारे को अगर एहतसाब करे तो वो इस मुल्क को सामने तस्वुर में रख के हमने इस मुल्क की खातिर करना करेगा। शायद से ये सब सारी जमातें इस वक्त हुकूमत में, ऑलमोस्ट हर जमात इस वक्त पाकिस्तान की सिवाय तहरीक इंसाफ के, जमात इस्लामी के, जो बड़ी जमातें बाहर बैठी हुई हैं, बाकी तो हर जमात है इस वक्त हुकूमत के अंदर। कौन एहतसाब करेगा? एक एहतसाब बिल तक तो आ नहीं सका पार्लियामेंट के अंदर। देखो, मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी पार्लियामेंट, यही तो गलती है कि हम लोग अगर एहतसाब करते हैं तो वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नीचे टिकाना है, उसको करप्शन में मुबतला, कभी तहरीक इंसाफ को करना है, एक दूसरे पर इल्जामात से काम नहीं चलेगा। उसके लिए अलग थलग इदारा रखे, उनकी अपनी बजट रखे और उनको देखे कि वो ऑडिट हर आदमी को करे। यहाँ पे बिजनेसमैन भी चोरी करता है तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी भी चोरी में लगा हुआ है, तो यहाँ सियासतदान भी लगा हुआ है, जिसका बस चले और फिर उसके बाद सजाएं होती नहीं है। यहाँ तो कातिलों को सजाएं नहीं होती है, तो फिर कैसे करप्शन रोकोगे आप? कैसे रोकोगे? ठीक, उज़मा सजा नहीं मिलती। और वजीर आजम के ऊपर बहुत सारी बात की है फारूक अमजद मीर साहब ने, उनका ये कहना है कि उनका अपना नाम करप्शन के हवाले से आ रहा है। सो आप क्या कहेंगी, इस तरह की बातें जब जमहूरियत के हवाले से होती है, लोग कहते हैं जी साजिश हो रही है। क्या ये जो करप्शन है ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश नहीं है?